जो अर्श से फर्श पर आया, जिसने अपनी ही गलतियों से अपनी सल्तनत खो दी, और जिसे उस राज का पता तब चला जब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अगर आप भी अपनी जिंदगी में पैसे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपकी तरक्की को किसी ने बांध दिया है, तो ये कहानी आपके लिए ही है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो राज आज खुलने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देंगे। चलिए अब ये कहानी शुरू करते हैं। राघव उस पुरानी काई जमी हुई दीवार के सहारे बैठा था, जिसकी ईंटें अब बाहर झांकने लगी थी, बिल्कुल उसकी अपनी जिंदगी की तरह। सामने बहती हुई नदी का शोर था, लेकिन राघव के दिमाग में जो शोर चल रहा था उसके आगे दुनिया की हर आवाज बेमानी थी। उसकी जेब में हाथ डालते ही उंगलियां उस आखिरी 10 के नोट को छू रही थी, जो मैला कुचैला सा था, शायद उसकी किस्मत जैसा ही। शाम ढल रही थी और सूरज की लालिमा पानी पर ऐसे तैर रही थी जैसे खून बह रहा हो। राघव की आंखों में अब आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू तो पिछले 6 महीनों में सूख चुके थे। अब तो बस एक खालीपन था, एक ऐसा सन्नाटा जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अभी कुछ ही साल पहले की तो बात थी, जब इसी शहर में राघव का नाम इज्जत से लिया जाता था। लोग उसे अपनी दुकानों के उद्घाटन के लिए बुलाते थे, रिश्तेदार उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। उसके पास क्या नहीं था? एक चलता हुआ कारोबार, एक भरा पूरा परिवार और दोस्तों का एक ऐसा काफिला जो उसकी हर बात पर वाह वाह करता था। लेकिन आज उसी शहर की सड़कों पर वो अपना चेहरा गमछे से छिपाकर चल रहा था कि कहीं कोई पहचान न ले, कहीं कोई पुराना कर्जदार उसका गिरेबान न पकड़ ले। ये सब कैसे हुआ? ये सवाल उसे हर रात सोने नहीं देता था। उसे याद आया वो दिन जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ था, वो दिन जो उसकी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन हो सकता था, लेकिन वही उसकी बर्बादी की पहली सीढ़ी बन गया। राघव एक बहुत ही होनहार और मेहनती इंसान था। उसके पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन उन्होंने उसे ये कभी नहीं सिखाया कि उस फल को छिपाकर रखना भी जरूरी होता है। राघव का दिल साफ था, कांच की तरह पारदर्शी। उसके पेट में कोई बात पचती नहीं थी। उसे लगता था कि खुशी बांटने से बढ़ती है। उसे लगता था कि अगर वो अपनी सफलता अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताएगा तो वे भी उसके लिए खुश होंगे। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो ये भूल गया था कि दुनिया में लोग आपकी सफलता से खुश हो सकते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा सफल होने पर नहीं। राघव का कपड़ों का कारोबार था, छोटा ही सही, लेकिन मुनाफा अच्छा था। वो अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। सुमन अक्सर उसे टोकती थी, कहती थी कि अपनी हर योजना सबको मत बताया करो, नजर लग जाती है। राघव हंस देता था। उसे ये सब औरतों वाले वहम लगते थे। वो कहता था, अरे सुमन, तुम भी किन पुरानी बातों में फंसी हो। मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे हैं, वो मेरा बुरा क्यों चाहेंगे? सुमन चुप हो जाती, लेकिन उसकी आंखों का डर कभी कम नहीं हुआ। और फिर वो मौका आया जिसका राघव को बरसों से इंतजार था। शहर के बाहर एक नई टेक्सटाइल मिल खुलने वाली थी। खबर पक्की थी, लेकिन अभी तक बाजार में आम नहीं हुई थी। राघव को उसके एक बहुत पुराने परिचित, जो सरकारी विभाग में बाबू थे, ने ये गुप्त जानकारी दी थी। जानकारी यह थी कि जो भी व्यापारी उस मिल के साथ सबसे पहले अनुबंध करेगा और कच्चा माल सप्लाई करने का टेंडर भरेगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी। ये सौदा लाखों का नहीं, करोड़ों का था। राघव के लिए ये लॉटरी लगने जैसा था। उसने रात रात भर जागकर हिसाब लगाया, अपनी जमा पूंजी जोड़ी, यहां तक कि अपनी पुश्तैनी जमीन के कागज भी निकाल लिए ताकि बैंक से लोन ले सके। वो जानता था कि अगर ये डील पक्की हो गई तो वो शहर का सबसे बड़ा सेठ बन जाएगा। उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। सुमन को अब घर के खर्च के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। उत्साह उसके अंदर उबाल मार रहा था। वो इतना खुश था
कि उसे लग रहा था उसका सीना फट जाएगा अगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई। उस शाम पापा ने पूछा, बेटा कल को शाम राघव अपने बचपन के दोस्त विमल के साथ बैठा था। विमल और राघव एक ही थाली में खाकर बड़े हुए थे। विमल का अपना काम कुछ खास नहीं चलता था। वो अक्सर राघव से ही मदद मांगता रहता था। राघव के लिए विमल भाई से बढ़कर था। शराब की बोतल खुली थी और बातों का सिलसिला चल रहा था। राघव के अंदर का उत्साह उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। न चाहते हुए भी या शायद अपनी आदत से मजबूर होकर राघव ने विमल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, विमल भाई, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। विमल ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, कोई लॉटरी लग गई क्या? राघव ने इधर उधर देखा, आवाज धीमी की और उसे सब कुछ बता दिया। उसने बता दिया कि कहां नई मिल खुलने वाली है, टेंडर भरने की तारीख क्या है, उसे किस अधिकारी ने ये खबर दी है और वो कितना पैसा लगाने वाला है। उसने अपनी पूरी रणनीति, अपना पूरा मास्टर प्लान विमल के सामने खोल कर रख दिया। विमल सुनता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे राघव शराब का नशा समझ बैठा, लेकिन वो नशा नहीं था, वो लालच था। विमल ने राघव की पीठ थपथपाई और कहा, वाह मेरे शेर, अब तो तू राजा बन जाएगा, हमें मत भूल जाना बस। राघव ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। अरे पगले, मैं आगे बढ़ूंगा तो तुझे पीछे थोड़ी छोड़ूंगा। राघव घर लौटा तो उसका मन हल्का था। उसे लगा कि उसने अपनी खुशी अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बांट ली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस तीर को उसने अभी अभी कमान से छोड़ा है वो घूमकर उसी के सीने में लगने वाला है। अगले एक हफ्ते तक राघव अपनी तैयारी में लगा रहा। उसने बैंक के चक्कर काटे, जमीन गिरवी रखी और टेंडर के कागजात तैयार किए। सुमन को भी उसने बता दिया था, लेकिन सुमन खुश होने के बजाय सहम गई थी। उसने पूछा था, किसी को बताया तो नहीं? राघव ने झूठ बोल दिया, नहीं नहीं, पागल हो क्या? क्योंकि वो सुमन की डांट से बचना चाहता था। टेंडर जमा करने का दिन आया। राघव अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर दफ्तर पहुंचा। वो अपनी फाइल जमा करने के लिए कतार में खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उसकी बारी आई और उसने अपनी फाइल अधिकारी के सामने रखी तो अधिकारी ने फाइल के पन्ने पलटे और एक अजीब सी मुस्कान के साथ राघव की ओर देखा। राघव जी, अधिकारी ने कहा, आप थोड़ी देर हो गए। राघव का दिल बैठ गया। देर? लेकिन सर, आज तो आखिरी तारीख है, अभी तो समय बाकी है। अधिकारी ने मेज पर रखी एक और फाइल की ओर इशारा किया। आपसे ठीक 1 घंटा पहले इसी प्रोजेक्ट के लिए एक और पार्टी ने टेंडर भरा है और उनका कोटेशन आपसे बिल्कुल थोड़ा सा कम है और उनकी शर्तें भी वही है जो आपने लिखी है। जैसे उन्हें पता था कि आप क्या लिखने वाले हैं। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कोटेशन, उसकी शर्तें, ये सब तो उसके दिमाग में था, या फिर उस कागज पर जिसे उसने घर की तिजोरी में रखा था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन? किसने भरा है वो टेंडर? अधिकारी ने वो नाम लिया जिसे सुनकर राघव को लगा कि किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। विमल एंटरप्राइजेज। राघव सन्न रह गया। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। विमल? उसके पास तो इतना पैसा भी नहीं था। उसे तो इस बिजनेस की समझ भी नहीं थी। राघव पागलों की तरह दफ्तर से बाहर भागा और सीधे विमल के घर पहुंचा। वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पता चला कि विमल तो सुबह ही किसी काम से शहर से बाहर गया है और सुना है उसने कोई बड़ा काम शुरू किया है। राघव वही दरवाजे पर माथा पकड़कर बैठ गया। उसे अब समझ आ रहा था, उस रात की वो शराब, वो अपनापन, वो कंधे पर हाथ, सब एक छलावा था। विमल ने राघव की ही योजना चुराई। शायद किसी बड़े सेठ के साथ मिलकर उसने राघव के ही सपने को अपना बना लिया था। राघव ने जो जानकारी उसे भरोसे में दी थी, विमल ने उसी जानकारी को हथियार बनाकर
राघव का गला काट दिया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बर्बादी कभी अकेले नहीं आती, वो अपने साथ मुसीबतों की पूरी फौज लेकर आती है। राघव ने टेंडर के लिए जो कर्ज लिया था, जो जमीन गिरवी रखी थी, अब वो सब खतरे में था। काम मिला नहीं, लेकिन कर्ज तो चढ़ चुका था। बैंक की किस्तें शुरू हो गई। राघव ने विमल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन विमल अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। वो राघव के फोन नहीं उठाता था, और अगर कभी बाजार में दिख भी जाता तो अपनी बड़ी गाड़ी के शीशे चढ़ा लेता। राघव का अपना चलता हुआ काम भी अब धीमा पड़ने लगा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान, सारा पैसा उस नए प्रोजेक्ट में फंस गया था, जो अब उसका था ही नहीं। लेनदारों ने घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो समाज जो कल तक राघव को सलाम करता था, अब उसे देखकर रास्ता बदलने लगा। लोग कहने लगे, देखा ज्यादा उड़ने का अंजाम। बड़ा सेठ बनने चला था, अब सड़क पर आ गया। राघव को सबसे ज्यादा दुख पैसों के जाने का नहीं था, उसे दुख था उस विश्वास के टूटने का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंसान इतना गिर कैसे सकता है। उसने तो सिर्फ अपना सुख बांटा था, उसने तो सिर्फ अपने दिल की बात कही थी, तो सजा इतनी बड़ी क्यों? घर में कलश शुरू हो गई। सुमन ने जब जाना कि ये सब विमल की वजह से हुआ है और राघव ने उसे सब बता दिया था, तो वो टूट गई। मैंने मना किया था राघव, वो रोते हुए कहती। मैंने कहा था कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। तुम्हारी जुबान ने हमारे बच्चों की छत छीन ली। राघव के पास कोई जवाब नहीं होता था, वो बस अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा रहता। धीरे धीरे घर का सोना बिका, फिर गाड़ी बिकी, और अंत में नौबत ये आ गई कि जिस पुश्तैनी घर में राघव का बचपन बीता था, बैंक ने उसे भी नीलाम करने का नोटिस भेज दिया। राघव अब पूरी तरह अकेला हो चुका था। वो डिप्रेशन में चला गया। उसे हर चेहरे में एक धोखेबाज दिखाई देने लगा। वो खुद को कोसता रहता, क्यों बोला मैं, क्यों नहीं अपनी जुबान पर लगाम लगाई? अगर उस रात मैं चुप रहता तो आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सो रहे होते। शर्म और पछतावे का बोझ इतना भारी था कि राघव से अब अपने परिवार का सामना नहीं किया जा रहा था। उसे लगता था कि वो एक असफल पिता और एक असफल पति है। आज नदी के किनारे बैठे हुए राघव उसी फैसले के बारे में सोच रहा था जो कायर करते हैं। क्या इस जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए? क्या अब कोई उम्मीद बची है? अंधेरा गहरा हो चुका था। नदी का पानी काला दिखाई देने लगा था। राघव उठा, उसके पैर कांप रहे थे। उसने सोचा कि बस एक छलांग और ये सारा शोर, ये सारा दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो पानी की ओर बढ़ा, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। तभी उसे अपने बेटे का चेहरा याद आया, जो आज सुबह स्कूल जाते वक्त फटी हुई जेब को छिपा रहा था। राघव रुक गया। नहीं, वो मर नहीं सकता। मरना तो आसान है, लेकिन अपनी गलतियों का बोझ लेकर जीना मुश्किल। उसने तय किया कि वो लड़ेगा, लेकिन इस शहर में नहीं। यहाँ का हर कोना उसे उसके धोखे की याद दिलाता है। उसे दूर जाना होगा, बहुत दूर, जहां उसे कोई न जानता हो, जहां वो अपनी पहचान मिटाकर एक नई शुरुआत कर सके, या फिर अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। राघव ने अपनी जेब से घर की चाबी निकाली, उसे वही जमीन पर रखा और उल्टे पैर जंगल की तरफ चल दिया। शहर की रोशनी पीछे छूट रही थी और सामने था घना अंधेरा जंगल। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। उसे बस इतना पता था कि उसे भीड़ से दूर जाना है। चलते चलते रात हो गई। शहर का शोर अब झिंगुरों की आवाज में बदल गया था। जंगल डरावना था, लेकिन राघव के अंदर के डर से ज्यादा नहीं। भूख और प्यास उसे सताने लगी थी, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। वो चलता रहा। झाड़ियों से उसके कपड़े फट गए, कांटों से पैर लहूलुहान हो गए। ये सफर सिर्फ जंगल का नहीं था, ये सफर था उस सच की खोज का जो उसे अब तक नहीं मिला था। आखिर क्यों क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? क्यों सच्चाई हार जाती है और झूठ जीत जाता है? इन सवालों के जवाब उसे किताबों में नहीं मिले थे,
मंदिरों में नहीं मिले थे। शायद ये वीराना उसे कोई जवाब दे सके। वो कई घंटों तक चलता रहा, जब तक कि उसका शरीर जवाब नहीं दे गया। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसकी सांसें फूल रही थी। चारों तरफ घोर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो बोलता है। राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि शायद ये उसकी आखिरी रात है। उसे नहीं पता था कि जिस जंगल को वो अपनी कब्र समझ रहा है, दरअसल वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पाठशाला बनने वाला है। उसे नहीं पता था कि इस घने अंधेरे में उसे कोई देख रहा है, कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई और, कुछ ऐसा जो सदियों से इस जंगल के राज जानता है। राघव बेहोशी की हालत में था। तभी उसे एक फड़फड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत बड़ा पक्षी उसके पास उतर रहा हो। हवा का एक तेज झोंका आया और उसके साथ आई एक अजीब सी गंध, सड़े हुए मांस और पुरानी मिट्टी की गंध। राघव ने मुश्किल से अपनी पलकें उठाई। धुंधली सी रोशनी में उसे पेड़ की डाल पर एक विशाल आकृति बैठी दिखाई दी। वो कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसका आकार किसी इंसान जितना बड़ा था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे अंधेरे में दो अंगारे जल रहे हों। राघव को लगा ये उसका वहम है, मौत से पहले का कोई छलावा। लेकिन फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, जो कानों से नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग में गूंजी। तो तुम भी वही गलती करके आए हो जो सब करते हैं। राघव का शरीर सुन पड़ गया। क्या वो सपना देख रहा है या ये जंगल का कोई भूत है? उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। वो आकृति धीरे से नीचे उतरी और जब वो राघव के करीब आई तो राघव ने देखा कि वो एक गिद्ध था।